नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवणगढ़ की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणी करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर। और उनकी तीखी टिप्पणी से ना तो सत्ता पक्ष बचता है, ना ही विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज फिर मुखातिब होंगे श्रवण जी से और उनसे जानेंगे कि दरअसल उपराष्ट्रपति जो अब इस्तीफा दे चुके हैं, उनके इस्तीफे के बाद और उनके इस्तीफे का मतलब क्या है। दो तरीके की धारणाएं हैं। एक तो ये कहा जा रहा है कि दरअसल उनके इस्तीफे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश देने की कोशिश की है कि कोई भी शख्स, कोई भी मंत्री कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर वो उनसे नाइत्तफाकी रखेगा या उनके सामने असर्ट करने की जरूरत करेगा तो फिर उसका अस्तित्व, राजनीतिक अस्तित्व खत्म हो जाएगा। यानी उन्होंने अपने आप को न केवल असर्ट किया बल्कि सबको ये संदेश दे दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 240 सीटों के बावजूद भी ताकतवर हैं और इस घटना ने और भी उनको ताकतवर बनाया। दूसरा एक और पक्ष है जिसके कहने का मतलब ये कि दरअसल ये उनकी कमजोरी को दर्शाता है और इस ओर इशारा करता है कि बीजेपी के अंदर अब एक बड़ा तबका ऐसा भी हो गया है जिसको नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी की का जो कारगुजारियां हैं, जो उनकी कोशिशें हैं, जिस तरीके से पॉलिटिक्स करते हैं, उससे अब वो उकताने लगे हैं, उबने लगे हैं और कहीं ना कहीं अब वो अपने को असर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जगदीप धनखड़ की बात सिर्फ एक शुरुआत मात्र है। जाहिर सी बात है, दो अलग अलग धारणाएं हैं, हर को अपने अधिकार रखने का अधिकार है, लेकिन बिग पिक्चर क्या है और क्या वाकई में नरेंद्र मोदी जी ने इतना ड्रास्टिक कदम उठाकर जगदीप धनखड़ के बहाने पूरे संघ परिवार को, पूरे विपक्ष को और पूरे देश को कोई बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। क्योंकि उपराष्ट्रपति के पद का इस्तीफा एक बहुत बड़ी घटना है जिसके तमाम तरीके के कॉन्सिक्वेंसेस पर चर्चा होनी चाहिए। श्रवण जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी सर। कल आपने एक सवाल पूछा था कि मैं कैसे देखता हूँ ये जो घटनाक्रम हुआ है, तो मैंने कुछ कहा था कि कोई डिजास्टर हुआ है, सुनामी हुई है, तो प्लेन गिर गया है। मैंने कुछ चीजें कही थी। हम ये देख रहे हैं आज की चर्चा में कि वो जो प्लेन गिरा या सुनामी हुई, उसका असर कहाँ कहाँ हुआ या कितना हुआ। कुछ चीजों में फायदा भी होता है, मतलब बहुत सारी गंदगी भी साफ हो जाती है जब बाढ़ आती है। तो हम इस संदर्भ में देखना चाहते हैं कि ये जो कार्रवाई हुई है उससे मोदी जी कमजोर साबित हुए हैं और उन्होंने जो कदम अब उठाए हैं और उठाने वाले हैं उससे वो मजबूत दिखाई देंगे आगे चल के। मतलब ये कि उनको चुनौती जो मिली वो क्या उनको कमजोर मान के दी गई, और जो उन्होंने कदम उठाया क्या वो उनको मजबूत बताएगा या दिखाएगा। जो हुआ उसमें ये भी शामिल है कि जो व्यक्ति मोदी जी को का सबसे वफादार लोगों में माना जाता था, तो सत्ता पक्ष में भी और विपक्ष के द्वारा भी, वो चुनौती देने का साहस उसने किया, जैसा कि बताया गया है। कह रहे हैं तो जैसे बोलने का समय देना, विपक्ष के इम्पीचमेंट नोटिस को स्वीकार कर लेना, जस्टिस यादव के खिलाफ दिए गए नोटिस पर निर्णय लेने का आश्वासन दे देना बीजेपी की मर्जी के खिलाफ, और भी कई चीजें गिनाई जा रही हैं जो उनके इस्तीफे का कारण बनी। तो इसको हम एक डिफायंस मानते हैं, विद्रोह मानते हैं। तो इस डिफायंस को क्या उनके द्वारा जो किया, उनके खिलाफ जो किया गया और उसका
एक जो कारण ये माने तो धनखड़ जी ने जो किया कि उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया जा रहा था राष्ट्रपति पद की दावेदारी को लेकर, जैसा जनसंघ मूल के वेंकैया नायडू के साथ हुआ था। अगर हम गौर करें कि वेंकैया नायडू तो जनसंघ के थे और बीजेपी में बड़े स्टालवर्ट थे, धनखड़ साहब तो बहुत ही कई दलों में घूम फिर के आए थे, तो वेंकैया नायडू के साथ भी इस तरह का व्यवहार किया गया। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर धनखड़ साहब का एक्ट ऑफ डिफेंस अगर बहादुरी के श्रेणी में आता है, तो फिर वो पीछे क्यों हट गए, वो डर क्यों गए? अगर वो कायम रहते, जैसा कि वो कहते हैं, दावा करते हैं कि मैं स्वाभिमान के मामले में परिणामों की चिंता नहीं करता, उनको कोट करते हुए बताया जा रहा है। उन्होंने कई बार कहा है कि मैं झुकता नहीं हूँ, मेरे झुकने का मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं। तो फिर वो डर किस कारण से गए? उनके द्वारा जो फेयरवेल स्वीकार नहीं करना, उसको एक कारण ये भी माना जा रहा है, अब लोग ढूंढेंगे बहुत सारी चीजें, कि वेंकैया नायडू के फेयरवेल स्पीच में प्रधानमंत्री ने जिस तरह की टिप्पणियां की थी, कटाक्ष किए थे, वो डर गए धनखड़ जी की मेरे फेयरवेल में तो और ज्यादा बोला जा सकता है, तो हो सकता है कि वो इससे भी खौफ खा गए। दूसरा पॉइंट ये कि आपने जैसा कहा भूमिका में कि क्या अगर मोदी जी कमजोर हुए हैं, जैसा कि एक इंटरप्रिटेशन भी है, तो क्या धनखड़ साहब की तरह कुछ और भी वफादार हैं क्या पार्टी में, जो मोदी जी की सत्ता को आगे पीछे चुनौती दे सकते हैं? जैसे मान लीजिए कि गडकरी हैं, जो वो भी पहेलियों की भाषा में, सांकेतिक भाषा में हमले करते रहते हैं, जो माना जाता है कि मोदी जी के बारे में कर रहे हैं। या योगी आदित्यनाथ को जैसे कहा जाता है कि वो मोदी जी के कॉम्पिटिटर हैं, तो क्या वो वास्तव में अब उतना योगी जी को लेकर उसी तरह की बात होगी क्या, कि वो चुनौती दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उनकी सत्ता को चुनौती दे रहे हैं? क्या होगा? ये तमाम बातें चल रही है। अब एक जो पॉइंट है वो ये है कि हम धनखड़ जी से कितनी उम्मीद करें अब, जबकि वो पद पर नहीं है। क्या वो सत्यपाल मलिक की भूमिका में किसी समय, अभी तो नहीं आएंगे, पर क्या चुनाव के पहले कुछ वो उनके पास कोई पुलवामा टाइप विस्फोटक होगा क्या, जो चुनाव के परिणामों को बदल सके? एक जो बात चल रही है कि जो विपक्ष धनखड़ जी के खिलाफ था, विश्वास प्रस्ताव लाना चाहता था, इम्पीचमेंट मोशन लाना है, वो अचानक धनखड़ साहब के पक्ष में कैसे वो दे रहा है, सहानुभूति व्यक्त कर रहा है। एक जो चीज नोट करने काबिल है, और धनखड़ साहब में भी जो कॉमन है, कि सत्यपाल मलिक पूरी समय सत्ता की वफादारी निभाते रहे, और जब पुलवामा हुआ तब जम्मू कश्मीर के वो राज्यपाल थे, उपराज्यपाल नहीं थे। पुलवामा को लेकर उन्होंने जो खुलासा किया, वो 2019 के चुनाव के पहले नहीं किया, चुनाव के दौरान भी नहीं किया। सरकार ने उनको पहले गोवा फिर मेघालय भेज दिया, तमाम तरह का ह्यूमिलिएशन वो बर्दाश्त करते रहे। मुद्दा ये है कि हम क्या धनखड़ साहब से बहादुरी की उम्मीद कर सकते हैं क्या, कि वो उन्होंने अब पद पर नहीं है तो क्या वो बहादुरी दिखाएंगे? जी। एक चीज जो और है, जो अपन पूरे धनखड़ एपिसोड के फॉल आउट की चर्चा कर रहे हैं, कि उसका क्या क्या फॉल आउट हम मानते हैं।
विपक्ष क्या ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है पहले के मुकाबले। आज तीसरा दिन भी पार्लियामेंट नहीं चली और मोदी जी देश में ही हैं, वो तो कल जाएंगे, उनकी मौजूदगी में नहीं चली। जन में स्थगित होती रही बार बार। अब 4 दिन चलेगी कि नहीं चलेगी, मोदी जी जब नहीं रहेंगे देश में। इसका संकेत क्या है, मतलब इसको हम क्या माने? वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इंडिया ब्लॉक हो सकता है कि एकजुट नहीं हो, उसमें दरारें हों, पर संजय सिंह तो विपक्ष के साथ खड़े हुए हैं इस पूरे मामले में। तो मामला इंडिया ब्लॉक की एकता का नहीं, विपक्ष की एकता का है। तो सारा विपक्ष खड़ा हुआ है संसद के दरवाजों में, विरोध प्रकट कर रहा है संसद के अंदर। और मोदी जी को ये पता है, आपने भी कहा, मैं भी कह रहा हूं, ये मामला 2019 का नहीं है कि जब एनडीए को 353 और यूपीए को 91 सीटें थी। वास्ट डिफरेंस, 91 वर्सेस 353। आज की तारीख में इट इज 240 वर्सेस 220, है ना? तो ये जो विपक्ष की ताकत जो दिख रही है पार्लियामेंट परिसर में, वो इम्पोर्टेंट है। दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, पहले हम ये बात कर रहे थे कि हो सकता है वो नहीं करवाएं। अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बाहर आए हैं उसमें तो ये कहा गया है कि एज सुन एज पॉसिबल। इलेक्शन कमीशन ने तैयारी शुरू कर दी है और अब कहा जा रहा है कि अगस्त में हो जाएंगे, अगस्त तक हो जाएंगे और उसका नोटिफिकेशन भी हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन की तैयारियां शुरू हो गई। अब इसके कई फैक्टर्स हैं आशुतोष जी। वो ये है कि ये जो चुनाव है बिहार के पहले हो गए, क्या नीतीश कुमार बार्गेनिंग कर सकते हैं क्या कि या तो उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाए या वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाए? दूसरा, चंद्रा बाबू जो बिहार में वोटर्स रिवीजन का विरोध कर रहे हैं, क्या वो विपक्ष का साथ देंगे? क्योंकि ये बड़ा क्रूशियल मोमेंट है भारत की राजनीतिक संसदीय इतिहास में। वो इसलिए है कि वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में कांटे की टक्कर होगी। कांटे की टक्कर इस माने में होगी कि केवल लोकसभा और राज्यसभा के जो सांसद हैं उनको मत देना है और नॉमिनेटेड जो मेंबर्स हैं वो मत कर सकते हैं। इसका मतलब ये कि जो डिफरेंस होगा वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, वो सत्तारूढ़ दल या एनडीए और विपक्ष के बीच में बहुत ज्यादा का नहीं होना चाहिए। क्या हम इसको एक टेस्ट केस मान सकते हैं कि ये इसके जरिए पता चलेगा क्या कि मोदी जी पावरफुल हुए हैं, कमजोर हुए हैं, या उनको और चुनौती दी जा सकती है, या क्रॉस वोटिंग हो सकता है? अब आखिरी बात पे आते हैं और वो आखिरी बात ये है कि धनखड़ जी के एपिसोड का मोहन भागवत पर कितना असर पड़ा है या संघ पर कितना असर पड़ा है? क्या भागवत साहब अपनी दोनों मांगे अब छोड़ देंगे कि पार्टी प्रेसिडेंट जो है वो संघ की सहमति का नहीं होना चाहिए, या चलेगा अगर संघ की सहमति नहीं? क्या वो ऐसा छोड़ देंगे? और क्या इस मांग को वो छोड़ देंगे या उससे पीछे हट जाएंगे कि मोदी जी को 75 साल की उम्र में रिटायर होना चाहिए? 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट एक सिंबॉलिक है। जो संघ की मांग है, वो संघ का जो मानना है, वो ये मानना है कि मोदी जी के चेहरे पर अब चुनाव नहीं जीता जा सकता। ये बेसिक है जो कर्नाटक चुनाव के बाद ऑर्गेनाइजर ने लिखा था कि मोदी जी और केवल हिंदुत्व, और वो 2024 में प्रकट हो गया। तो क्या हम ये देखना चाहते हैं, जो आप
का मूल सवाल है उससे कि क्या भागवत साहब की जो आक्रामकता है, जो पहेलियों में बुझाते हैं, वो क्या कमजोर हो जाएगी। हम आज जो बैठे हैं वो 23 तारीख है। 21 तारीख की रात को ये पूरा एपिसोड हुआ। 22 तारीख को भागवत साहब ने एक भाषण दिया। उस भाषण में उन्होंने कहा, आजकल भय बहुत बढ़ गया है। मेरा अपना अनुभव है, आजकल हम अपने घरों में सुरक्षित हैं या नहीं पता नहीं। प्रकृति का नियम है, जो बड़ी मछली है वो छोटी को खाती है। अब ये भागवत साहब पहेलियों में बात करते हैं, और भागवत साहब आज दिल्ली में है, और दिल्ली में भारतीय मजदूर संघ के 70 वर्ष पूरे होने पर केशव कुंज के परिसर में जो समारोह हुआ या होगा या हो चल रहा है, मैं सुन रहा था भागवत साहब को अभी, उसमें वो कुछ बोले हैं। और अब उसमें मंच पर मोदी जी तो नहीं थे, पर मोदी जी के खास गुजरात के मंत्री मनसुख मंडाविया थे, मुख्य अतिथि थे। मोदी जी भी दिल्ली में है। धनखड़ एपिसोड के फॉलोआउट को आशुतोष जी एयर इंडिया के ब्लैक बॉक्स की तरह आप डिकोड नहीं कर पाएंगे। वो उसको उसका डाटा कहीं विदेश में भी नहीं भेज सकते कि निकलवा लें। तो आपको लगातार चर्चा करनी पड़ेगी और बार बार मुझे बुलाना पड़ेगा खरी खरी में कि श्रवण जी बताइए, क्या आप सोचते हैं कि ये धनखड़ एपिसोड का आखिर में क्या होने वाला है। तो मैं आपको बार बार बताता रहूंगा। तो आज की चर्चा हम इसी नोट पर खत्म करते हैं। जी, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.